बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी आई और इंडेक्स ने तकरीबन 2332 पॉइंट जो है ऐड किए। हर फ्राइडे वाले दिन हम अपने प्रीमियम ग्रुप के भाइयों के साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं और वीकेंड में उनको जवाब देते हैं। और कुछ भाई हमारे यूट्यूब के नीचे आके कमेंट करते हैं और वही जो स्टॉक है उनके बारे में पूछते हैं जो कि हमारे प्रीमियम वाले भाइयों ने पूछे होते हैं। तो इस दफा हमने डिसाइड किया कि जो आंसर है उन क्वेश्चन के वो वीडियो की सूरत में देते हैं। उसके बाद वीडियो प्रीमियम ग्रुप में भी लगा देंगे, फ्री ग्रुप में भी लगा देंगे। और यूट्यूब पे प्रीमियम ग्रुप में डेली बेसिस पे भाई आते हैं, न्यू ऐड होते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो उसी कंफ्यूजन को लेके पहला क्वेश्चन था किसी भाई का कि आपके जो स्विंग सिग्नल होते हैं वो कब तक जो है एक्टिव रहते हैं या वो कब तक इंटैक्ट रहते हैं। तो देखें, बीसीएल का जो हमने स्विंग ट्रेड सिग्नल दिए थे 26 जून को, उसमें बोला था कि करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। उस टाइम इसकी करंट प्राइस चल रही थी 91 रुपए और 30 पैसे आई थिंक। तो इसमें देखें, उसकी पहली बाइंग बोली थी 90 पे, दूसरी 88 पे, फिर 83 पे, फिर 80 पे, और पहला टारगेट बोला था 97 का और 102 का। उसके बाद आगे 108, 114 और 121 के टारगेट बताए थे। तो भाई का सवाल ये था कि ये वाली जो आप कॉल देते हैं या स्विंग ट्रेड सिग्नल देते हैं ये कब तक एक्टिव रहते हैं। तो देखें, कोई भी स्विंग ट्रेड सिग्नल हम जो देते हैं वो बाय होने के बाद, चाहे वो पहले सिग्नल पे बाय हो जाए, 90 पे बाय हो जाए, या उसके बाद 90 पे भी हो, 88 पे भी हो, 83 पे भी हो, 80 पे भी हो, चारों पे बाय हो जाए, 3 पे बाय हो, 2 पे बाय हो, या सिर्फ एक पे ही बाय हो जाए। उसके बाद जब वो पहला जाके टारगेट अचीव करता है 97, 90 का, तो समझे कि वो जो हमारी कॉल थी वो अब इनएक्टिव ही शुमार की जाएगी। लेकिन जो आगे के लेवल है 102 के, 104, 114 और 121 का, ये हम ट्रेलिंग स्टॉप के साथ अचीव करते हैं। 97 उसने आपको दिखा दिया। उसके बाद हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप यूज करवाएंगे 94 का। फिर वो ऊपर घूमता जितनी देर 97 पे, 96 पे मूव करता रहेगा और 94 को टच नहीं करेगा। जब तक वो ट्रेलिंग स्टॉप हिट नहीं करेगा वो जो हमारी कॉल है वो एक्टिव ही रहेगी, जब तक कि बाकी जाके वो अगले लेवल जो है वो अचीव नहीं कर लेती। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिनेरियो ये बनता है कि सपोज हमने एक स्विंग ट्रेड सिग्नल दे दिया, उसकी बाइंग नहीं हुई, 90 हमने बोला था, 90 या 91, और ये मूव करता रहा 98 पे या 100 पे, हमारी बाइंग पे गया ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद अगर वो नीचे आता है तो हम उसको जो है शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी देर में टेक्निकल्स चेंज हो जाते हैं और वो भी हम आपको ग्रुप में बता देते हैं कि अब ये फलानी जो कॉल है या स्विंग ट्रेड सिग्नल जो है ये अब एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके टेक्निकल चेंज हो गए हैं। और दूसरा किसी भाई ने पूछा था कि एयरलिंक को होल्ड कर सकते हैं। पहले नंबर पे देखें तो एयरलिंक का जो फ्री फ्लोट है वो सिर्फ 30% है। लास्ट क्वार्टर की ईपीएस कुछ ज्यादा ठीक एयरलिंक की नहीं आई है। लास्ट क्वार्टर की जो ईपीएस है वो 1 रुपया और तकरीबन 2 पैसे है। उसके बाद उससे पिछला जो क्वार्टर था उसमें 3 रुपये और 34 पैसे थी और उसके पिछले क्वार्टर में सिर्फ 90 पैसे। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर में एयरलिंक। उसके बाद कभी भी एक क्वार्टर की ईपीएस से कोई भी नतीजा अखज नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है, 2, 3, 1, 2 जो है वो इसके आगे के नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट देखे जाएंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद अगर देखें जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, ब्रोकर हाउस हैं जो बड़े बड़े, उनकी तरफ से आवाज आ रही है कि एयरलिंक जो है वो 250 कर सकता है फ्यूचर में। अगर हमारी बात करें तो हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क की और कंपनी के मैक्रो सेम रहते हैं जैसे कि आजकल है और कंपनी मॉडेस्ट ग्रोथ शो करती है तो ये आसानी से 180, 200 को टच कर सकता है और अगले अगर 1-2 क्वार्टर में ये अच्छी ईपीएस देता है तो फिर तकरीबन 250 आराम से कर सकता है। और अगर मजीद फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती या मैक्रो लेवल पे कोई वोलेटिलिटी शो होती है तो 115 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। उसके बाद भाई का सवाल था कि SPEL का व्यू बताएं। तो स्पेल का देखें, सीन ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म में डेली EMA से ऊपर क्लोज हुआ और RSI की 57.62 है एंड इट्स स्टिल राइजिंग। उसके बाद देखें अगर तो मैकडी में भी फ्रेश जो है बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होने वाला है। उसके बाद अगर अच्छे वॉल्यूम आते हैं और ये 46-50 से ऊपर क्लोज होता है तो फिर इसके बाद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी तक के वॉल्यूम और मोमेंटम इंडिकेटर बता रहे हैं कि ये तकरीबन 52 से 54 कर सकता है। उसके बाद एच कार की अगर बात करें तो बहुत से भाइयों के क्वेश्चन है। एक भाई कह रहे थे कि मेरी इसकी 289 पर बाइंग है। उसके बाद दूसरे भाई पूछ रहे थे कि आया ये प्रॉफिट कभी देगा या नहीं देगा। उसके बाद एक और भाई का क्वेश्चन था कि आया इससे हम निकल जाएं लॉस बुक करके। उसके बाद किसी और भाई ने पूछा था कि बहुत देर से मैंने इसको होल्ड किया है, एक बार बिक जाए तो दोबारा इसको मैंने नहीं लेना। देखें ठीक है, मानते हैं कि एच कार ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा इसको करना चाहिए था। पीछे 2-3 दफा हमारा इंडेक्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका,
लेकिन ये 318 को इसने क्रॉस नहीं किया, बल्कि बहुत देर होगी 300 को भी क्रॉस नहीं किया। उसके बाद देखें, अगर इतनी कंपनी मरी मुकी होती तो आपको 8 रुपए का डिविडेंड कभी भी ना देती। एच कार का फ्री फ्लोट देखें तो सिर्फ 20% है। उसके बाद अगर एनुअल इसकी अगर ईपीएस आप देखें तो 22 में ये 17 रुपए 58 पैसे थी, 23 में ये 1 रुपया 82 पैसे, 24 में 16 रुपए और 34 पैसे और 25 में तकरीबन 18 रुपए और 97 पैसे, यानी कि 19 रुपए जो है अभी तक ये शो कर चुका है। ईपीएस को भी देखा जाए तो वो इम्प्रूवमेंट में है, और अगर हमारी बात करें तो हम तो देख रहे हैं कि इसी साल इसको 340 या 400 करता हुआ। उसके बाद फैसल बैंक की और बैंक इस्लामी की मिसाल आपके पास है। बैंक इस्लामी आपको उठवाया था 19 रुपए पे भी, 18 रुपए पे भी। उसके बाद वो 20, 21, 20.5, 21 कर रहा था और आपसे सब्र नहीं हुआ। आज देख लें वो 30 रुपए पे खड़ा है, और हमने आपको बैंक इस्लामी के टारगेट दिए थे 27-28 रुपए तक तकरीबन। उसके बाद फैसल बैंक की बात करें तो मैं लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी मार गया बोल बोल के। उसके बाद जो मुझे पर्सनल मैसेज करता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उसे कहता था कि फैसल बैंक ले लो, हर क्वार्टर में फैसल बैंक आपको कुछ ना कुछ देता है, और 50 रुपए का स्टॉक है, 46 रुपए का स्टॉक है, महंगा नहीं है। आज देखिए वो 60 रुपए पे जाके खड़ा है, 63 रुपए पे, 60 रुपए पे, 40 रुपए का, 48 रुपए का स्टॉक, और आपको कितने पैसे 20 रुपए गेन करके दे रहा है। तो आपको क्या चाहिए था आपको? तो सेम वैसे ही एच कार अब मूव नहीं कर रहा, तो जब इसने मूव करना है फिर आपने पूछना है कि हम इसको 350 पे ले लें, 360 पे ले लें। तो जिन भाइयों के पास है वो इसको होल्ड करें। जब इसने मूव पकड़नी है और आपने 1-2 रुपया दे के निकल जाना है, फिर आपने हाथ लगा के देखना है कि साढ़े नाल होया की। उसके बाद किसी भाई का सवाल था कि 2 मिलियन में हम कितना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। तो देखें, ये आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है, आप कितना टाइम देते हैं पीएसएक्स को। अगर आप सारा दिन सामने बैठते हैं तो हमारी तरह 30 इकट्ठे कर लें, 40 इकट्ठे कर लें, क्योंकि आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देख सकते अपने पोर्टफोलियो को, और सारा दिन अगर आप लैपटॉप के सामने नहीं रहते, मोबाइल स्क्रीन के सामने नहीं रहते, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 स्टॉक आपको बहुत है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो डिप पे जाके उठा लें, जितने उठाने हैं, 7 उठा लें, 8 उठा लें। और अगर आपको डे ट्रेड करनी है तो फिर क्वांटिटी उठाएं, 50 पैसे 1 रुपया लेके निकल जाया करें, अपनी दिहाड़ी बनाएं 50,000 की, 60,000 की, और सुकून से जो है वो आप चिल करके अपनी कैश वापस लाके बैठ के फिर आगे नेक्स्ट किसी ट्रेड का वेट किया करें। उसके बाद किसी भाई का सवाल था कि स्टॉक मार्केट में काम करना बेहतर है या म्यूचुअल फंड इक्विटी जो है उसमें काम करना बेहतर है। तो देखिए, अगर आप खुद काम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर है, और उन्होंने भी तो आपको स्टॉक मार्केट से ही पैसे कमा के देने होते हैं। तो आपका पैसा है, आपको खुद चाहिए कि खुद सीखें, खुद डे ट्रेड करें, या स्विंग ट्रेड आपने करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने हाथों से करें। जो भाई खुद कर सकते हैं वो खुद करें, जो खुद नहीं कर सकते वो किसी गाइड करने वाले के पास चलें जो आपको गाइड कर सके, बेहतर उससे मशवरा ले लें। और जो हमारे प्रीमियम में भाई हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम आपको गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते तो फिर आप म्यूचुअल फंड में कर लें। उसके बाद किसी भाई का सवाल था कि आपके स्विंग सिग्नल पे मैंने एसएनजीपी, ओजीडीसी, पीएसओ और ईफट उठाया है, क्या इसको मैं 25 दिसंबर तक होल्ड कर सकता हूं? तो देखें, हमने एसएनजीपी उठवाया था, ओजीडीसी उठवाया था, पीएसओ उठवाया था, सब अपनी जो बाइंग है उससे काफी ऊपर आ चुके हैं। और उसके बाद अगर देखें तो तमाम ही जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, डिविडेंड देने वाले हैं, तो आप जरूर इसको होल्ड कर सकते हैं। 25 दिसंबर तक इंशाल्लाह अच्छा गेन आपको दे सकते हैं। उसके बाद किसी भाई ने एजीटीएल का पूछा था और उसके बाद ऑक्टोपस का। तो देखें, एजीटीएल की सबसे अच्छी बात जो ये है कि उसका फ्री फ्लोट बहुत कम है, सिर्फ 6.31, 6.5% उसका फ्री फ्लोट है। उसके बाद देखें, अभी रिसेंट उसने नया ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो 1000 ट्रैक्टर उसने बेचे हैं उसकी उसको पेमेंट भी मिल चुकी है, और आगे 2000 ट्रैक्टर की स्कीम जो है वो ला रहे हैं। तो उम्मीद सब अच्छे की है, इंशाल्लाह एजीटीएल जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑक्टोपस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेरिश से तकरीबन वो वीक बेरिश की तरफ आ चुका है और चलने की तैयारी में है। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट इसके पास है पहली 47 रुपए पे, उसके बाद फिर 41 पे, और उसके बाद नीचे 34 पे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तकरीबन जो है इसके पास पहली रेजिस्टेंस वो 44.50 की, 54 रुपए और 50 पैसे की, उसके बाद 58 और उसके बाद 67 की, 67 की। ऑक्टोपस की ईपीएस अगर देखें तो वो पिछले 4 क्वार्टर से ठीक नहीं है, 27 पैसे, -3 पैसे, 11 पैसे, -5 पैसे। उसके बाद अगर देखें तो एक बात और माइंड में रखें कि ऑक्टोपस की जो अर्निंग है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, प्रोजेक्ट बेस है। जब इसको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे तो अच्छी ईपीएस देगा और आगे आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। लेकिन जैसे सिमेट्री है, सिमेट्री की जो अर्निंग है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आपको पता है कि बहुत सी अच्छी कंपनियों के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट है।
तो वैसा कुछ सीन ऑक्टोपस के साथ नहीं है। और अगर इसको कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं और ये आगे नेक्स्ट अपनी ईपीएस अच्छी जो है वो इम्प्रूव करके आपको दिखाता है, तो फिर ये 70 को क्रॉस कर सकता है इंशाल्लाह। उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जिस पे उस दिन बहस भी चल रही थी कि भाई कहते हैं मैंने अगर आज कोई स्टॉक बाय किया है तो उसको मैं आज सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उलमा कहते हैं कि वो आपके पास सीडीसी अकाउंट में नहीं आया, लिहाजा उसको आप बेच नहीं सकते। तो उसके पीछे जो लॉजिक पेश की जाती है, जो हदीस पेश की जाती है, वो तिरमिजी की ये हदीस है और इसके साथ मेरे ख्याल से ये मसनद अहमद में भी है हदीस। ये ठीक है। हदीस का मफहूम ये है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं और इस चीज को बेचने के लिए कहते हैं जो मेरे पास नहीं होती, तो क्या मैं इस चीज को इनके लिए बाजार से खरीद कर लाऊं और फिर फरोख्त करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है इसकी बे ना करो। तो देखें, जो स्टॉक हम खरीदते हैं वो उसी टाइम हमारे पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। उसके बाद हम जो उसकी प्राइस है, जो उसके पैसे हैं, जो उसके अगेंस्ट पैसे होते हैं, जो कैश होती है, वो हमारे पोर्टफोलियो से कट जाती है। तो देखिए, इसकी मिसाल भी दी थी पहले प्लाट की कि अगर मैं कोई प्लाट लेता हूं, उसकी मैं पेमेंट कर देता हूं, उस पर कब्जा मेरा है, प्लाट मेरा है, मैंने वो रजिस्ट्री अपने नाम पे अभी नहीं करवाई। दूसरे दिन अगर कोई भाई मेरे पास आके कहता है कि ये प्लाट तुमने 10 लाख का लिया था, 12 का मुझे दो, तो मैं कहूंगा ठीक है, दो 12 लाख मुझे, और जिससे मैंने लिया था उसके नाम से डायरेक्ट जो रजिस्ट्री है हटवा के नए बंदे के नाम करवा दूंगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा, मैं अपने नाम पे वो क्यों करवाऊंगा रजिस्ट्री? तो सेम सिनेरियो वही है कि अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो डे ट्रेड में वो जो स्टॉक हैं वो आपके नाम पे नहीं आते सीडीसी, बल्कि अगर आपने किसी भाई से आज स्टॉक लिए और आगे किसी भाई को बेच दिए, आप बीच में से निकल गए, तो सीडीसी क्या करता है कि उस पुराने बंदे के नाम से हटाता है और नए बंदे के नाम ट्रांसफर कर देता है। आप तो बीच में वैसे ही हट गए जैसे मैंने प्लॉट की मिसाल दी। और अगर बिल्कुल हदीस को भी देखें तो इसमें भी कोई भी ये नहीं है कि आपके नाम पे कोई चीज हुई या नहीं हुई। हदीस का मफहूम यह है कि आपके कब्जे में कोई चीज है कि नहीं है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, पास का मतलब तुम्हारे कब्जे में, तो जब हम कोई चीज बाय करते हैं, जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं, वो उसी टाइम हमारे पोर्टफोलियो में आ जाता है, पैसे हमसे कट जाते हैं, तो हमारी कस्टडी में शो होता है, हमारी मर्जी उसको सेल करें या ना करें। वो हमारे नाम पे, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है सीडीसी के पास, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद सेटलमेंट को देखना होता है, तो दूसरे तीसरे दिन जाके उसका नंबर आता है और आपकी वो सेटलमेंट क्लियर होती है, एक नाम से हटते हैं, अगले दूसरे नाम पे जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। अगर आपका दिल मुतमिन होता है तो आप करें, अगर आपका दिल मुतमिन नहीं होता तो आप ना करें। हर बंदे को कब्र में उसके जो उसका नॉलेज होगा, उसका अमल होगा, उसके मुताबिक सवाल किए जाएंगे। किसी से नहीं पूछा जाएगा कि मुआहिद क्या करता था, कहां लेता था, कहां बेचता था, बताओ उसने क्या किया। पूछा जाएगा तुमने क्या किया। तो आपको हदीसों को सामने रखते हुए, अहादीस को सामने रखते हुए, सही अहादीस को सामने रखते हुए, आपका दिल जहां पे मुतमिन होता है, आप समझते हैं कि ये बात ठीक है, ये करीब तरीन है हदीस के, तो आप उस पर अमल करें। अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है तो आप ना करें। उसके बाद देखें, किसी भाई का सवाल था कि मैंने बनी को 80 रुपए में बाय किया है, यानी कि BNL को। पीछे BNL बहुत 43 से शुरू हुआ और कैपो कैप गया, ये तकरीबन 90 को टच करके वापस आया, तकरीबन 90 के पास पास से। अब वो भाई कहते हैं कि 80 रुपए का मैंने बाय किया। तो देखें, पीछे जो वीडियो बनाया करता था BNL के कैप को देख के बोला करता था कि थोड़ा सा इससे पीछे रह जाएं, ना इसको टच करें, जब थोड़ी करेक्शन लेगा, थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसमें एंट्री लेंगे। लेकिन आपको जल्दी थी, आपने 80 रुपए में इसको बाय किया। अब या तो इसको बहुत नीचे जाने दें, वहां पे जाके बाय कीजिएगा, और अगर फिर दोबारा ऊपर रिवर्सल बनाता तो फिर अपने जो आपने 80 का लिया उसको 85 पे या 88 पे 90 पे बेच के प्रॉफिट बुक कीजिएगा। लेकिन अब ये ना कीजिएगा कि 80 रुपए में लिया, उसके बाद 78 पे फिर इसको एवरेज किया, 76 पे फिर एवरेज किया, 70 पे फिर एवरेज किया, 2-3 रुपए के साथ एवरेज कर करके कैश खत्म कर ली। जाने दे इसको नीचे, जाने दे, जहां भी जाता है तकरीबन 60 तक तो पहले जाने दे इसको, 60 तक 61 तक वहां पे जाके एवरेज कीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि क्या करता है BNL आपके साथ। उसके बाद फिर भाई का सवाल है एच कार को लेके कि एच कार की मेरी बाइंग है, तकरीबन 9 माह से मैंने रखा हुआ है, और 285 की मेरी बाइंग है। तो देखें, 285 को छोड़ेंगे तो पीछे तकरीबन मेरे ख्याल से 285 जब इसने किया था सितंबर में, 24 के सितंबर में, उसके बाद ये 353 को भी टच करके आ गया। तो मेरे ख्याल से आपने 9 माह पहले नहीं लिया होगा, बल्कि 353 को टच करने के बाद जाके इसको पकड़ा होगा। तो 285 की बाइंग एच कार की महंगी नहीं है, 290 भी महंगी नहीं है, तकरीबन इंशाल्लाह 300 रुपया ये आसानी से अचीव कर सकता है। और फिर 318, 321, 329, 334, 340 को टच कर सकता है इंशाल्लाह।
उसके बाद किसी भाई ने DFML का और ATRL का पूछा कि इन दोनों का बताएं। तो देखिए DFML जो है वो उसके फंडामेंटल जो है वैसे डिस्ट्रैक्ट हैं। उसके बाद हाई डेट ये स्टॉक है, कर्जा बहुत सा है। उसके बाद कैश फ्लो इसकी नेगेटिव में है, लॉसेस शो कर रहा है। तो कहाँ आपने इसको पकड़ना है और क्या लेना और क्या देना। जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं है। हाँ, इसमें यह किया जा सकता है कि DFML की ट्रेड जो हाई रिस्क ट्रेडर हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ टेक्निकल बेस पे। उसके बाद ATRL को देखें तो ATRL जो है कंसल्टेशन फेज में है काफी देर से, और बुलिश साइन शो कर रहा है। फंडामेंटल इसकी अगर बात करें तो बहुत स्ट्रांग है, और अभी भी इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी एक्चुअल प्राइस से बहुत नीचे मिल रही है। आगे अगर देखें तो कैश जनरेटेड कंपनी है, जरूर इसमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर कहीं नीचे मिलता है फिर तो बड़ा जबरदस्त है, यानी कि 600 के नजदीक 605 580 पे पीछे मिल रहा था तो बहुत ही अच्छा वो इसका लेवल था। मीजान बैंक का किसी भाई ने पूछा है कि क्या ये अनबिलीवेबल बुल रन के पास है। तो देखें जी 350 का बोला था कि कर जाएगा आपको, इसकी हमने प्रेडिक्शन की थी, एनालिसिस शो किए थे, या वैसे ही आपको बोला था कि 350 ये इंशाल्लाह कर सकता है। हमने इसको बाय भी किया था और प्रॉफिट में सेल भी किया था। लेकिन अभी अगर देखें तो ये ओवरबॉट हो चुका है, अभी थोड़ा सा दूर है। हाँ, करेक्शन आती है कहीं पे या कोई डिप आती है तो फिर इसको बाय दोबारा किया जा सकता है। उसके बाद किसी भाई ने 3 स्टॉक का पूछा था, लिविन फार्मा का, NATF का और प्रेमा का, कि इसके बाय और सेल लेवल बता दें। तो पहले नंबर पे लाइवन के देख लें तो उसकी जो बाइंग बनती है, या ऐसे कह लें कि लाइवन की जो है वो सपोर्ट कहां पे बनती है, तो सपोर्ट है उसकी 62 पे, 59 पे, 52 पे। रेजिस्टेंस की बात करें या सेल लेवल की बात करें तो वो 72, 84, 101 पे। नेशनल फूड की अगर बात करें तो उसकी सपोर्ट 313, 296, 285, और अगर उसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 344, 360, 385। उसके बाद प्रेमा की बात करें तो प्रेमा का जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो 39, 36, 32, 50। उसके बाद सेल लेवल या रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो वो 46 रुपए 50 पैसे, 52 और 61। उसके बाद किसी भाई का क्वेश्चन है कि एवीएन और सिस्टम को आप कहां देखते हैं अगले 1 साल या 2 साल में। तो देखें सिस्टम इंशाल्लाह 1 साल तक 170 को क्रॉस कर सकता है और एवीएन 76 को इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरा किसी भाई का क्वेश्चन था कि MTL को AGTL में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये रिस्क लेना है तो हाफ क्वांटिटी के साथ आप ये रिस्क ले सकते हैं कि MTL को AGTL में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि AGTL की जो खबरें हैं वो अच्छी हैं आगे। उसके बाद भाई का सवाल था कि DG खान सीमेंट और FCCL या कोई भी सीमेंट सेक्टर का अच्छा स्टॉक बताएं शॉर्ट टर्म में, या शॉर्ट टर्म में 1 से 3 माह में उन्होंने पूछा है। तो देखिए अगर आप 1 से 3 माह के लिए कुछ करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप BWLC को ले सकते हैं, बेस्ट वे सीमेंट को 400 से नीचे कहीं पे भी इकट्ठा किया जा सकता है। और अगर बेस्ट वे आपको 400 से नीचे नहीं मिलता तो मुझे बताइएगा, मैं इसको बाय करूंगा, फिर ये देखिए कैसे नीचे जाता है। उसके बाद BF एग्रो के बारे में किसी भाई ने पूछा, जो कि चाचे बरकत की अंडे वाली कंपनी है। उन्होंने बोला कि मैंने 28 से ऊपर इसकी रैली देखी है और अब ये कहां तक जा सकता है। तो देखें जा ये सकता है 44 से लेके 50 तक आपको ये करके दिखा सकता है, और अगर इसमें पुल बैक आता है तो फिर ये तकरीबन 30 से 33 रुपए के दरमियान में आपको ये मिल सकता है। 3 चीजें इसको लेके नीचे जा सकती हैं अगर इसमें पुल बैक आता है। दूसरे नंबर पे RSI में डिवर्जेंस शो होती है, और तीसरे नंबर पे हाई वॉल्यूम के साथ कोई बीरिश कैंडल इसमें बनती है तो फिर ये आपको नीचे की मूव दिखा सकता है। ALTN का अल्टरन एनर्जी का किसी भाई ने पूछा कि ये सस्ता मिल रहा है तो इसको ले सकते हैं। तो देख लें, ग्राफ आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है, कैसे सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल एक ही जगह पे मूव किया जा रहा है, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको पता है कि तमाम जो है गवर्नमेंट खत्म कर रही है IPPs के। उसके बाद कुछ पैसे तो इसने दे दिए हैं डिविडेंड की सूरत में, और कुछ पैसे इसके पास पड़े हैं। तो अगर लाल पीर की तरह ये वो पैसे किसी और चीज में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में या किसी और बिजनेस में लगाता है, तो फिर ये आपको अच्छा आगे कुछ दिखा सकता है। तो इस रेट पे थोड़ा सा आप ले सकते हैं, वो भी रिस्क पे, कि आगे फ्यूचर में इसने अगर कोई और काम अच्छा शुरू किया और उसमें से कोई अर्निंग अच्छी आ गई तो फिर ये आपको जो है वो बूम दिखा सकता है। उसके बाद 27 जून से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि एक नया जो इंडेक्स लॉन्च हो रहा है PSX में, उसके बारे में बताएं, जिसका नाम इन्होंने रखा है KSE 100 PR, यानी कि प्राइस रिटर्न। तो इसमें एक फर्क ये है कि जैसे समझे पीछे आपके पास था KSE 100 इंडेक्स, जब आपको कोई भी स्टॉक डिविडेंड देता है तो इसकी जो वेटेज है उसको मैनेज करने के लिए डिविडेंड की रकम को एडजस्ट किया जाता है, यानी कि करंट प्राइस से कट किया जाता है। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक शेयर 1 साल के अंदर 100 रुपए से 120 तक आ जाता है
और उसमें 10 रुपए का आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो KSE 100 इंडेक्स जो है, जो पुराना हिसाब है, इस हिसाब से इस शेयर की जो एनुअल रिटर्न शो होगी वो 30% होगी, जबकि जो नया आपका इंडेक्स है ये वाला प्राइस रिटर्न इंडेक्स, इसके हिसाब से वो जो रिटर्न है वो शो होगी सिर्फ 20%। किसी भाई का क्वेश्चन था कि सिमेट्री को 14 रुपए 60 पैसे पे बाय किया है, गाइड करें। सिमेट्री की अगर बात करें तो सिमेट्री अभी जो है क्लोज टू बुलिश क्रॉसओवर है। उसके बाद टेक्निकली भी आपने अच्छे लेवल पे इसको बाय किया है, कंसल्टेशन फेज में है। चाहे इसका जो मोमेंटम है वो अभी फ्लैट है, लेकिन अर्ली रिवाइवल के साइन इसमें शो हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह 15.50 से लेके तकरीबन 17 रुपए तक आपको ये करके दिखा सकते। नेट सोल का किसी भाई ने पूछा है कि 150 का मैंने नेट सोल बाय किया है, कंपनी बायबैक भी नहीं कर रही और हिलजुल भी नहीं रहा जो है नेट सोल। जहां तक नेट सोल के बायबैक करने का ताल्लुक है तो देखिए, अगर वो बायबैक करते हैं तो इससे जो EPS है वो बढ़ेगी इसकी। दूसरे नंबर पे अगर जो अपनी ग्रोथ है कंपनी की, उससे भी EPS जो है वो इंक्रीज होगी और 160 प्लस करने की उम्मीद है, इंशाल्लाह कर जाएगा ये। उसके बाद किसी भाई ने FFC का और मारी का पूछा है कि इनके बारे में बताएं। मारी का उन्होंने बोला है कि मैंने 850 का बाय किया है इसको। तो देखें, FFC तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन गैर शरिया है, हम इसमें काम नहीं करते। जहां तक मारी की बात रह गई तो मारी को अगर देखें तो इन दोनों लाइनों के दरमियान में काफी देर से कंसल्टेशन फेज में है मारी। आपका अकोमोलेशन इसमें हो रही है और वॉल्यूम भी कम हुए हैं। अब अगर वॉल्यूम आता है तो फिर ये मूव दे सकता है 648 की इमीडिएट, जो इसके पास आगे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 700 और 728। सपोर्ट की अगर बात करें तो इनिशियली जो इसके पास सपोर्ट है वो 611 से 615 के पास है, और दूसरी सपोर्ट 585 के पास आप उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं। कई हमारे भाई बहुत बब्बर शेर हैं, वो एक ही लाइन में 50 सवाल पूछते हैं। जैसे कि एक भाई ने पूछा कि TRG, ऑक्टोपस, बैंक ऑफ पंजाब, कॉसम, TRG का बताएं और साथ में PRL का भी। तो ये चारों पांचों मैंने अपने सामने खोल लिए हैं इकट्ठे चार्ट इनके। ऑक्टोपस के बारे में ऊपर बता चुके हैं। TRG की अगर बात करें तो TRG 61, 65 और 70 कर सकता है। बैंक ऑफ पंजाब नॉन शरिया है, लिहाजा साइड पे रख दे इसको। उसके बाद कॉसम की बात करें तो कॉसम जो है वो आपको 6 रुपए 85 पैसे और 8 रुपए करके दिखा सकता है। PRL की बात करें तो PRL 36 रुपए 38 रुपए 50 पैसे और 42 रुपए आपको करके दिखा सकता है। टैली का किसी भाई ने पूछा है कि ये कब 8 रुपए कर सकता है। टैली को देखें तो अभी तो टैली न्यूट्रल जोन में है। RSI को देख के लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है उस टाइम जब इसकी RSI 55 से ऊपर जाके कहीं सस्टेन करेगी। उसके ऊपर मैगडी में माइनर सा बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है। हिस्टोग्राम को अगर देखें तो वो 0 के नजदीक है, जो कि लैक ऑफ मोमेंटम को शो करता है। 7 रुपए 90 पैसे को क्रॉस कर गया वॉल्यूम के साथ तो आपको 8 रुपए इंशाल्लाह दिखा सकता है। ILP का किसी भाई ने पूछा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में क्या कर सकता है। तो इंशाल्लाह ILP नेक्स्ट 6 मंथ 100 आपको करके दिखा सकता है। किसी भाई ने फजल क्लॉथ का और बर्जर का पूछा है कि इनके बारे में गाइड करें। तो टेक्सटाइल सेक्टर ने पीछे बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी मूव दी थी। अब जो है आपका फजल क्लॉथ करेक्शन फेज में है और इंटर हो चुका है करेक्शन फेज में। उसके बाद जो इसकी नियरेस्ट सपोर्ट है वो 198 की है और उसके बाद जो है 181 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 216 और 230 के करीब। बर्जर की बात करें तो बर्जर अप ट्रेंड में है। सपोर्ट है इसकी 105 पे और 98 पे, और रेजिस्टेंस है इसकी 114 पे और 124 पे। एटलस हुंडा का किसी भाई ने पूछा है तो ये काफी देर से देखें करेक्शन फेज में है। उसके बाद 1326 की EMA को ब्रेक कर चुका है। मूविंग एवरेज 200 की सपोर्ट जो है इसकी वो 893 पे है। वॉल्यूम इसमें कम है। एंट्री इसकी बनाई जा सकती है 940 से नीचे, 940 पे एंट्री बना लें। उसके बाद 890 पे मजीद इसको ऐड किया जा सकता है। रेजिस्टेंस इसकी आगे तकरीबन 1070 पे और 1115 पे। तो ये प्रीमियम वाले भाइयों के क्वेश्चन थे जो कि जुम्मे वाले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करवाते हैं। आप में से भी जो भाई प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।